अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, दूसरों की कोताहियाँ गलतियाँ सामने लेकर आना और उनकी निशानदेही करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी खामियों को, अपनी कोताहियों को बताना बहुत मुश्किल है। आज हम बताएंगे सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़त के उन गुर्गों के हवाले से जिन्होंने आज सहाफ़त को इस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि लोग सहाफ़ियों से बाज़ औक़ात नफरत भी करते हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में एक शेर जरूर पढ़ूंगा कि एक जुगनू भी उड़ रहा हो अगर, रात जितनी भी रुकावटें डाले, रोशनी का सफर नहीं रुकता। इस वक्त हमारा वतन अजीज पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल और तशवीशनाक हालात से गुजर रहा है। अमरीका बदनाम जमाना एजेंसियां CIA और FBI के एजेंट पाकिस्तान के शहरों के पोशीदा मसाकन में मुतय्यन हैं। मुल्क के अंदर वक्फे वक्फे से दहशत गर्दी और सबोताज की खौफनाक वारदातें हो रही हैं और उनके सामने लाखों के रोजाना डाके, कारों और मोटरसाइकिलों के छीने जाने के जराइम पसे पुश चले गए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के तकाजे पर पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम की मुआशी सख्तियों को नाकाबिले बर्दाश्त बना रहा है और मुल्क के सनती, ज़राती और दूसरे तमाम पैदावारी शोबों को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तानी मुआशरे की आला इक़दार को मगरबी कल्चर की पस्ती से बदला जा रहा है। मुहिब्बे वतन अवाम की ज़हनी परेशानियां बढ़ रही हैं, कौम की सियासी जिंदगी में इंतशार है, लेकिन हम अब तक अपने असल दुश्मन को पहचानने में कामयाब ना हो सके हैं। दुश्मन कौन है? ज़ाहिरन अमरीका है, जिसके पीछे इंतहाई मक्कार, सफाक, हवसप्रस्त यहूदियों की पशीदा टोली है जो इंटरनेशनल फाइनेंस और मीडिया पर कब्जा करके अपने बनाए गए नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत पूरी दुनिया पर कब्जा चाहती है। और मैं तो सहाफत के हवाले से सिर्फ यही कहूंगा कि मैं हुकूमत से लड़ता रहा और दोस्तों ने महल भर लिए। नाजरीन, वतन अजीज में सहाफती अखलाकियात की बहस इस वक्त बहुत जोरों पर है। परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने बहुत से काम मनफी किए, लेकिन अक्सरियती अवाम के नजदीक मीडिया को आजादी देना सबसे मुस्बत काम है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के तहत प्राइवेट FM रेडियो चैनल्स की एक नई दुनिया आबाद हो गई है। यह नई दुनिया इतनी अचानक आबाद हुई है कि इस वक्त बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स के पास अपने टीवी चैनलों के लिए मतलूबा प्रोफेशनल मौजूद नहीं थे। यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में मौजूदा सहाफत और अबलागियात के शोबे भी इस नए चैलेंज से नबर आजमा होने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा इन मीडिया ग्रुप्स के मालकान ने अपने अखबारात में पहले से मौजूद रिपोर्टरों और सहाफियों को रस्मी सी ट्रेनिंग देकर अपने टीवी चैनलों में झोंक दिया। कल तक जिनके हाथ में सिर्फ कलम या कीबोर्ड था, अब उनके हाथों में माइक और कैमरे हैं। अब हाथ से लिखे और शाया शुदा अल्फाज की जगह जबान से निकले अल्फाज ने ले ली है। ये अल्फाज टीवी न्यूज रिपोर्टरों की जबान से सिर्फ अदा नहीं हो रहे, बल्कि कैमरे की आंख से मनोअन रिकॉर्ड भी हो रहे और तारीख का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। अब ये तमाम अल्फाज टीवी चैनल के रिकॉर्ड रूम में ही महफूज नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से महफूज तारीख बनती जा रही है कि मुख्तलिफ वेबसाइट तक रसाई हासिल करके इन्हें जब मर्जी देखा और सुना जा सकता है। मीडिया की सैरत अंगेज तरक्की ने हर आम फर्द की हर तरह की इत्तला तक रसाई आसान और सादा बना दी है और 1.5-2 दहाई कबल ये नेमत हमें मुयस्सर नहीं थी। इस सारे अमल के नतीजे में मीडिया पहले की निस्बत बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मीडिया बड़ी ताकत बनता चला गया, लेकिन किसी जिम्मेदारी के बगैर बनता चला गया। इस हवाले से हमने लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदूर, जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सहाफियों से बात की है। आप देखें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मोइन अजहर हैं जो 2 दफा लाहौर प्रेस क्लब के सदर रह चुके हैं। हम इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी मोइन साहब, मेरे ख्याल से मीडिया पे ओवरऑल जो ज़वाल का बाइस है, उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत भी शामिल है, ठीक है, अखबारात के जो मालिकान हैं उनका भी किसी न किसी हद तक किरदार है। उसकी वजह सबसे ये है कि जी जब किसी को डिक्लेरेशन किसी अखबार का
या टीवी चैनल के लिए पैमरा इजाज़त देती है, हुकूमत इजाज़त देती है, तो उसके मामलात की छानबीन नहीं की जाती कि जी उसका मकासद क्या है, कि आया वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए इस काम में आना चाह रहा है या अपने किसी फ़ायदे के लिए। उसकी वजह से जो है बगाड़ पैदा हो रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के, ठीक है, इसके ऊपर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि ये है कि जी मीडिया में का जो मनफी किरदार गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ ऐसे अखबारात और चैनल्स की वजह से सामने आया है, जिनकी वजह से बेहतरी आने की बजाय बदनामी जो है का आंसर सामने आया है, उसमें कोई बेहतरी आ सके, इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के, उसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को भी बैठना चाहिए, अखबारात के मालिकान को भी बैठना चाहिए, ठीक है, और हुकूमत को बैठ के इसका कोई वाज़ेह राह अमल बनाना चाहिए कि किस किस्म के लोग जो है वो मीडिया के अंदर उनको आने की इजाज़त है बहसीयत मालिक, और किस किस्म के लोग जो है जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो अफसोस इस बात पे है कि वो सहाफ़ी या वो दानिश्वर जो सारी ज़िंदगी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और आगा शोरश कश्मीरी के अल्फाज बयान करते रहे, और मैं नाम नहीं लेना चाहता बाज़ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का, लेकिन बात यह कि उनका अपना किरदार क्या है, और इस सिलसिले में यकीनन एक क्राइटेरिया ऐसा बनना चाहिए, गवर्नमेंट को उस बारे में ख्याल करना चाहिए, और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्हें भी इस सिलसिले में अपने अंदर जो काली भेड़ें उन्होंने खुद भी कुछ शामिल कर रखी है। प्रेस क्लब में खड़ा होकर बड़ा मैं खुल के ये बात कहूँगा कि खुद प्रेस क्लब से लेकर दीगर सहाफ़ती तंजीमों तक भी ये मामलात हैं कि अगर पता है कि ये जर्नलिस्ट नहीं है और फिर भी उसको कार्ड अगर बना के दे दिया जाए, मेंबर बना लिया जाए, और उसके बारे में सब दफ़ा 62-63 का कोई ख्याल ही नहीं है और मुल्क में ये बात की जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये सबको बैठ के सोचना होगा। देखिए फैसल साहब, बात ये है कि सहाफ़त एक बहुत मुक़द्दस पेशा है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें कुछ ऐसे अनासर शामिल हो चुके हैं जिनका ना जर्नलिज्म के साथ ताल्लुक़ है, ना सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ है, और ना ही वो सहाफ़ी हैं। वो कोई सरकारी मुलाजिम है या वो उसके कोई और मकासद हैं, उसका कोई कारोबार है, उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है और उन्होंने किसी अखबार के वो नुमाइंदे बन गए हैं, किसी के साथ किसी ने डिक्लेरेशन ले लिया अपने नाम पे, और उसको अपने या किसी अखबारात के पैसे देकर वो अपना एडिटर के तौर पे नाम लिखवा लेते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं ये सहाफ़त को सरासर बदनाम कर रहे हैं, सहाफ़ी की बदनामी का बायस बन रहे हैं, और सहाफ़ती तंजीमें और प्रेस क्लब्स, इन सब को इनके खिलाफ एक मुश्तरका एक्शन लेना चाहिए। ये नए लोगों को और नॉन जर्नलिस्ट को, जिनका जर्नलिज्म से कोई तल्लुक़ नहीं है, अनपढ़ लोगों को इस प्रोफेशन में इंडक्ट करने के ज़िम्मेदार मालकान हैं, समझते हैं। और दूसरे ये है कि जिन लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती वो कहते हैं चलें इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ वो ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये पेशा जो है ये बदनाम हो रहा है, प्रोफेशनल जो लोग हैं वो बदनाम हो रहे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस प्रोफेशन को दी हैं, खून दिया है और इसकी आबियारी की है और इसको आगे फ़रोग़ दिया है, वो जर्नलिज्म जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। तो इन लोगों को पर करना चाहिए, इनको निकालना चाहिए, और मालिकों को भी समझाना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को आप मत आगे लाएं। मामला ये है कि जो लोग इस शोबे में आए हैं, जिन्हें कोई काम नहीं मिला कहीं, जिन्हें कहाँ से कोई रसाई हासिल नहीं हुई, वो लोग इधर आ गए, क्योंकि इधर ये इतना गैप है। और गैप क्यों है? मालकान को बंदे चाहिए टिकटें लाने के लिए, एयरपोर्ट पे सीटें बुक कराने के लिए, रेलवे स्टेशन पे माल बुक करवाने के लिए चाहिए, उन्हें खबरों के लिए बंदा नहीं चाहिए। अगर काम के लिए जब बंदे चाहिए होंगे तो फिर वो जो सीनियर लोग हैं, जो काम वाले लोग हैं, वो ही काम आएंगे, और जिस काम के लिए बंदे चाहिए उस काम के लिए वो बंदे रख नहीं रहे, और जो काम इनके करने वाला नहीं है वो बंदे वो रख रहे हैं, लिहाजा ये काम रुक नहीं सकता। मालकान जो हैं वो कौन से असली मालकान हैं, उनके पीछे क्या क्रेडिबिलिटी है, उनके पीछे क्या उनका तजुर्बा है। जिसके पीछे 4 पैसे आ गए, जिसने शहर में जुआ करवा लिया, उसने अपना चैनल बना लिया, वो अब सबसे पहले पर्ची का भाव बताता है, वो सब पहले आपको वो जो पर्ची निकली हुई है उसका वो टिकर चला रहा होता है, वो शहर में उसके आगे पीछे जो तूफान है उसको कोई खबर नहीं है। आप जर्नलिज्म के शोबे में जो खराबियों का जिक्र कर रहे हैं, असल में इनकी इब्तिदा उस वक्त शुरू हुई है जब प्रोफेशनल एडिटर्स का जो है ऑफिस जो है वो ख़त्म हुआ है। जब मालिक जो है एडिटर्स बने हैं तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ है।
जब मालिक एडिटर बने हैं तो उन्होंने क्राइटेरिया कोई नहीं रहा, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आदमियों को रखा है, वो क्वालिफाई करते ही थे या नहीं थे करते। जिस पर प्रोफेशनल एडिटर थे वो सबसे पहले छांट कर ऐसे लोगों को जो कि इल्म अदब से और सहाफ़त से तल्लुक़ रखते थे उनको प्रोफेशन में लाते थे। मेरे नज़र में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है इसमें कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा आया है, बजाय इसके कि इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग हो और उसके ऊपर डिस्कशन हो, दे ओनली टेक फ्रॉम दी एनी सोर्स और उसको फिर वो बगैर तहकीक के वो चला देते हैं, बाद में फिर माजरत करते हैं। इसी तरह प्रिंट मीडिया में भी डिटेरियोरेशन आई है, द रीज़न्स अभी बताई हैं हमारे दोस्तों ने। तो मेरा ख्याल है कि क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एंड क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग एंड अदर थिंग्स हैज़ बीन डिक्रीज्ड। फैसल साहब, ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे प्रोफेशन में ऐसी काली भेड़ें आ चुकी हैं, ऐसे लोग हैं जो तालीम से भी मुबर्र हैं, जिनका प्रोफेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये हमारे अदारों के नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रेस क्लब की सतह पर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बिला नागा शिकायतों के अंबार लगे होते थे जो लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। जब हम उसको चेक करते थे पता चलता था कि ब्लैक मेलर का जर्नलिज्म से दूर दूर तक का तल्लक नहीं है, सिर्फ उनके पास किसी अदारे का कार्ड है या कोई जाली कार्ड है जिसको मिसयूज़ करके वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और इस कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। कि माजी में जो जर्नलिज्म था वो बड़ी हद तक जर्नलिज्म था कि मसलन उसमें सबसे पहले जब कोई भी खबर दी जाती थी ना तो उसमें हमेशा सच्चाई को परखा जाता था कि ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, आया ये खबर फरलो किस्म की खबर तो नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पे यानी कि खबर बना दी जाए, ऐसा कतई नहीं था। उस वक्त खैर प्रिंट मीडिया ही था, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तल्लक है वो तो था ही नहीं, सिर्फ वो पीटीवी तक महदूद था। फिर उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निजी शोबे में आया है तो उस वक्त फिर सबसे ज़्यादा जो खराबी पैदा हुई वो ब्रेकिंग न्यूज़ ने की है कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आपने आके इस तरीके की खबरें देनी शुरू कर दी जिनका बाज़ औक़ात न सर होता है ना पैर होता है, बाज़ औक़ात वही सारी खबर जो बाज़ औक़ात किसी बड़ी पर्सनैलिटी को डैमेज भी करती है, उसकी फिर तरदीद जो होती है वो टेलीकास्ट हो रही होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक आज का जो जर्नलिज्म है वो जर्नलिज्म रहा ही नहीं, बल्कि आज तो ये जो जर्नलिज्म है ये कमर्शलिज्म बन के रह गया है कि नाजरीन, आपने देखा किस तरह हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने बात की कि क्या मीडिया का काम आज पगड़ियाँ उछालना रह गया है, मीडिया का इक़्तिदार कहाँ चले गए हैं, आज क्या हो रहा है, क्या इस मकासद के लिए मीडिया को तरक्की दी गई थी, क्या इसलिए आज़ादी दी गई थी और मुल्क में राइज नीम जमहूरी निज़ाम में भी तेज़ी आती जा रही है। लेकिन अफसोस कि वहाँ भी गैर जिम्मेदारी, करप्शन और जुल्म इस्तेसाल का चलन आम हुआ है। चुनाचा सियासत और सहाफत का चोली दामन का साथ होने की वजह से मीडिया का दामन भी इस करप्शन की चींटों से महफूज नहीं रह सका। पहले तो गाहे बगाहे मीडिया में इस करप्शन की बाज गश्त सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब पसे पर्दा हकायक का पर्दा चाक करने वाले मीडिया का अपना पर्दा भी चाक होना शुरू हो गया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख है जो कि साबिक डायरेक्टर मैस कम्युनिकेशन रहे। हम उनसे बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना था कि आज मीडिया की इक़्तिदार कहाँ गुम हो गई है और इनकी इज्जत क्यों कम होती जा रही है? पुरानी साहब, ये जो आपने सवाल किया है इस पर एक पूरा मकाला पीएचडी लेवल पर लिखने की जरूरत है। जी सर। और मुख्तसर वक्त में जो चीजें मैं कह सकूंगा, जी जी, मैं कोशिश करूंगा कि चंद चीजें मैं आपके सामने रख सकूं। जी जी। देखिए, जो आपने सहाफ़ती अखबार की बात की है, इसका ताल्लुक जो हमारे अखलाकियात से ज्यादा और प्रोफेशनलिज्म से कुछ कम है। जी। जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, हाँ, अगर आप गौर करें तो पूरे पाकिस्तान और एशिया के अंदर सहाफ़ती तालीम जो उसके जदीद तरीके अपनाए जाते हैं और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद सहाफ़त की नई नई जहतें भी लोगों के सामने आई हैं। जी जी। लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो सहाफ़ती अखबार के साथ नहीं है। अखबार का ताल्लुक जो है वो इस चौकी के साथ है जो लोगों के दिलों में बनाई जाती है, और वो चौकी ये होती है कि एक सहाफ़ी ये समझता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। जी। और इसके लिए जब ये चौकी दिलों में मौजूद होती है तो बाहर चौकियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
اور اس صاحب کو بلند کرنے اور اس کو کم کرنے میں فیملی سے معاملہ شروع ہوتے ہیں کہ آپ جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، جس محلے میں آپ بستے ہیں وہاں آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، جس اسکول میں آپ پڑھے ہیں وہاں تربیت کیسی ہوئی ہے، جس مسجد میں آپ گئے ہیں وہاں آپ کو کیا درس ملا ہے، جس تعلیمی ادارے میں آپ آئے ہیں وہاں کیسے ہوا ہے، جو استاد آپ کو ملا ہے اس نے آپ کو کیا پڑھایا ہے۔ اس کے بعد میں نصاب آتا ہے جی جی، اور نصاب کے بعد جب آپ بھرتی ہوتے ہیں تو بھرتی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو لوگ صحافیوں کو بھرتی کرتے ہیں کیا ان کے نزدیک صحافی اخبار جو ہیں ان کی کوئی ویلیو ہے؟ کیا وہ بھرتی کرتے وقت اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جو اس معاشرے میں رہتا ہے اس کے بارے میں یہ معلوم کر لیا جائے کہ یہ کس کردار کا مالک ہے؟ اور وی لیو ان اے ویری اسمال ورلڈ، بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے، یہ بندہ کس کماش کا ہے، کیسا ہے۔ آپ ہر کام کے لیے لوگوں کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں، لیکن صحافی بھرتی کرتے وقت آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کی سلیکشن کا فلٹر ہے وہ اس کے چھاننے اتنے کمزور ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی نکل جاتے ہیں جو اخلاقی اعتبار سے پست ہوتے ہیں، اگرچہ وہ صحافتی پروفیشنلزم میں بڑے کائیاں ہوتے ہیں، بڑے قداور ہوتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو، ان قدروں کو کی ویلیو کو نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو اسے پریکٹس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں صحافی کو کرنے کا جو وقت ہے وہ ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہم تنخواہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کم پیسوں پر کس طرح کا آدمی ہمیں اویلیبل ہو سکتا ہے، اس کا اور وابستگیاں کیا کیا ہے، لیکن جو چیز ہم نہیں دیکھتے وہ کریکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا پگڑیاں اچھالنا اور لڑائی کرانا ہی میڈیا کا کام رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ جب کچھ چیزیں جو میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق اخلاقی اقدار سے بھی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے کہ ویسے انسان آپ کیسے ہیں، آر یو اے گڈ ہیومن بینگ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ساتھ پروفیشنلزم آپ ٹائی اپ کر لیں۔ پروفیشنلزم اور اخلاقی اقدار دونوں کا ہمارے یہاں فقدان ہے۔ پورا معاشرہ اخلاقی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس سے جہاں مسجد کے علماء متاثر ہوتے ہیں، جہاں جج متاثر ہوتے ہیں، وہاں صحافی بھی متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اس معاشرے کا فرد ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں مل کر، اور اس کا علاج وہی ہے جو میں نے کہا کہ جس وقت آپ اسے بھرتی کرتے ہیں اس وقت اگر یہ احتیاطیں نہیں کریں گے تو یہی نتائج نکلیں گے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کا، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ویلکم درانی صاحب۔ ناظرین، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر میڈیا پروفیشنل کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ اپنی صفائی اور وضاحتیں پیش کرتا پھرتا ہے۔ کچھ اہل فکر و نظر کے نزدیک صحافت اور سیاست کا یہ کڑا احتساب آزادی صحافت اور اس نیم جمہوری نظام کے عین مطابق ہے۔ یہ نعمت عظیم عوام الناس کو صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ اسی جاری رہنا چاہیے اور اس کے مستقبل قریب میں بہت مثبت اور روشن نتائج برآمد ہوں گے۔ یہاں میں چند تاریخی واقعات، حقائق اور دستاویزات کی روشنی میں کچھ ریکارڈ درست کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستانی صحافت میں کرپشن کی تاریخ کئی دہائیاں پرانی ہے۔ ہفت روزہ تکبیر کراچی 5 مئی 1994 میں نصر اللہ خان مرحوم کا ایک کالم شائع ہوا تھا۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفیق جلندری جو کہ سابق چیئرمین میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ریاست کے چوتھے ستون پر لفافے اور پلاٹ لینے کے الزامات کیوں لگنے لگے آج؟ یہ آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے ہی لگ رہے ہیں جی، کیونکہ کالی بیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر پیشے میں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا کام بھی میڈیا کر رہا ہے۔ صحافت میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں بڑی وسعت آئی ہے، ترقی بھی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ اور پولیٹیکل پلورلزم جو الیکٹرانک میڈیا میں آیا ہے، جو پہلے صرف گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس کہلاتا تھا، اب اس میں ہر طرح کا نقطۂ نظر پیش ہو رہا ہے، لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے،
پولیٹیکل ایسی کیسی پیدا ہوئی ہے، لوگوں میں ایک اپنے سیاسی حقوق کا شعور پیدا ہوا ہے. تو یہ کام ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی ہے. اور کیونکہ ہمارے ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح دہشت گردی ہے، کرپشن ہے بڑے پیمانے سے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ اوپر سے ٹھوسی جا رہی ہے پوری قوم پہ کرپشن جو ہے. جب کرپشن اوپر سے آئے گی اور پھر نیچے تک ہر طرف وہی عالم ہوگا تو ظاہر ہے صحافی بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بہترین جرنلسٹ کو سامنے لانے کے لیے آج جو ہے ہر وہ شخص جو ہے جس کو صحافت کی الگ بے نہیں آتی وہ اینکر بنا ہوا ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اینکر بننا تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس میں سارے حالات حاضرہ پہ نظر رکھنی اور جو بھی موضوعات ہیں آپ کے اس کی گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کرنا اور پھر اس کے جو اہم ایشوز ہیں ان کو اٹھانا، سامنے لانا اور اس کے اوپر مختلف آرا حاصل کرنا متعلقہ لوگوں سے، یہ سارا بڑے شعور کا کام ہے. اور آدمی اگر سنتا ہے ظاہر ہے پھر وہاں کا معیار بھی ویسے ہی رہے گا جہاں بغیر پوری ایک بنیادی جو کوالیفکیشن ہے اس کے بغیر تربیت جو صحافت کی ہے اور اس کی میچورٹی جو ہے اور وسیع تجربہ جو ہے اس کے بعد ہی ایک کام یہ جو کرنا چاہیے کسی کو تبھی اس کا حق ادا کر سکتا ہے. اگر ویسے ہی کرتا رہے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا اللہ مالک ہے اس کے کام کا معیار، اور اس وجہ سے اس کے چینل کا یا اس کے دوسرے میڈیم کا جو اثر ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں شرکت کا. ناظرین، ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ اس کے لیے ایک چھاننی کے ذریعے ہی آپ کو کم از کم ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کراچی 5 مئی 1994 میں نصر اللہ خان مرحوم کا ایک کالم شائع ہوا تھا. اس کے مطابق گورنر جنرل غلام محمد نے عبد المجید سالک کا اخبار بند ہونے کے بعد ان کو پیشکش کی تھی کہ آپ کراچی کے سٹار ہوٹل میں قیام فرمائیے اور حکومت وقت کے حق میں مضامین تحریر فرمائیں جن کا آپ کو پرکشش معاوضہ بھی دیا جائے گا. بلا شبہ اس حکومتی معاوضے کی رقم اس وقت کم تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی پیشکشوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج تو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے ان آفرز کا کوئی حد حساب ہی نہیں ہے اور ان آفرز کی تمام صورتوں کا شمار کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے جو بے خبر صحافی اور دانشور آج نامکمل اطلاعات کی بنا پر اس موضوع پر بہت کنفیوز سا اظہار خیال کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے قارئین، سامعین اور ناظرین کو بھی مزید کنفیوز کر رہے ہیں. افسوس یہ حضرات کوئی پہلی مرتبہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے رہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج میڈیا اتنا کمرشل ہو گیا ہے کہ اس میں اس کا طوطی بولتا ہے جس کے پاس لٹانے کے لیے وافر دولت موجود ہے. ابھی حالیہ واقعات میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے مخیر حضرات میڈیا میں اتنی وافر خیرات دیتے ہیں کہ میڈیا میں ان کے خلاف خبر شائع نہیں ہو سکتی. اسی روشنی کی وجہ سے کئی چھوٹے چھوٹے اخبارات اور رسائل بھی ایسے مخیر حضرات کو براہ راست یا بلا واسطہ طور پر بلیک میل کر کے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں، بلکہ اہل صحافت ایسے مخیر حضرات کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں اور ان سے ملاقاتوں کے تذکرے کر کے دلی راحت محسوس کرتے ہیں. لہذا چمک کے بوجھ تلے دبا ایسا میڈیا حق و صداقت کا پرچم بلند رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر احسن اختر ناز ہیں جو کہ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن اسٹڈیز ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میڈیا کی اقدار کہاں گم ہو گئی ہیں اور صحافی کی عزت کیوں کم ہو گئی ہے؟ اصل میں میڈیا جو ہے وہ بلا شبہ ایک پاور بڑھ چکا ہے. جی اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی وجہ سے بھی اور پرنٹ میڈیا جو انڈیپینڈنٹ ہے بڑا وائبرنٹ ہے اور بڑا فری ہے. جی لیکن بات یہ ہوئی ہے کہ جیسے جیسے میڈیا پاورفل ہوا ہے ویسے ویسے میڈیا ارسپانسبل بھی ہوا ہے، غیر ذمہ دار ہوا ہے. جی اور غیر ذمہ دار ہونے کی وجہ سے میڈیا جو ہے اس کی ویلیوز جو ہیں وہ گم ہو گئی ہے اور غیر ذمہ دار ہونے کی وجہ سے میڈیا جو ہے اس میں کام کرنے والوں کی قدر و منزلت بھی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گریجولی ڈکلائن آیا ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब, आप उन लोगों को मुजरम नहीं समझते जिन लोगों को अलफ बे नहीं आती और वो घर से उठे और आके तो एंकर बन गए, मुख्तलिफ अखबारों में रिपोर्टर बन गए, जिनकी ना कोई तालीम है ना उनकी कोई तरबियत है, और वो लोग जो है वो सरेआम जाके ब्लैकमेलिंग करते हैं और तमाम उन प्रोफेशनल जर्नलिस्टों को बदनाम करते हैं? हाँ, ये बात ये है कि इसकी वजह ये है कि 2002 में जब पेमरा ऑर्डिनेंस आया जी जी, तो यकदम प्राइवेट टीवी चैनल्स का, एफएम रेडियो चैनल्स का एक सैलाब आ गया जी जी, और अनफॉर्चुनेटली फील्ड में इतने मीडिया प्रोफेशनल ट्रेंड मौजूद नहीं थे जी जी, और अक्सर मीडिया क्राफ्ट ग्रुप थे, क्राफ्ट मीडिया ग्रुप जो थे जी जी, उन्होंने अपने अखबारों के रिपोर्टर्स को टीवी चैनल में झोंक दिया। ठीक है, और वो सेंसेशनल न्यूज और वो इररिस्पांसिबिलिटी और वो सारा कुछ जो वो कर रहे थे वहाँ अखबारों में, वो अपने सारी इकदार लेकर वो आ गए टीवी चैनल में जी, अपनी आदत लेकर वो आ गए। और इसके साथ ही उन्होंने ये किया कि वही सारी आदतें और वही सारी जो तजर्बे थे उन्होंने टीवी चैनल में करना शुरू कर दिए जी, और इसकी वजह से डिक्लाइन आया है क्वालिटी में भी और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के अंदर भी। जिम्मेदाराना सहाफत जो है वो कम हो गई है। अब वो टीवी चैनल के अंदर भी कई बार तस्दीक किए बगैर खबरें चला देते हैं जी, और बाद में कई प्राइवेट टीवी चैनल जो हैं वो कई बार माजरत करते हैं कि ये खबर हमने गलत चला दी थी। तो ये ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है जी। अब वक्त ये आ गया है कि प्राइवेट टीवी चैनल जो है वो जो भी खबरें दे रहे होते हैं लोग उनको समझते हैं कि ये वैसे कोई सच्ची खबरें नहीं है जी जी, और न्यूज चैनल की तरफ लोगों का रुझान अब कम हो गया है और एंटरटेनमेंट चैनल्स की तरफ और ड्रामों की तरफ और बल्कि तुर्की ड्रामों की तरफ ज्यादा हो गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने का, थैंक यू वेरी मच जनाब। बहुत ज्यादा। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर एहसन अख्तर नाज थे, उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी की बात की है कि जब सहाफ़ी इखलाकी इक़दार रवायात से आरी होता जाए तो उसको ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करना ज़रूरी हो जाता है। और पाकिस्तान में सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक के बारे में यूं तो सभी जानते हैं, लेकिन गालबन पढ़े लिखे अफराद भी इस तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि शायद हमारे यहाँ अब तक कोई सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक मुतारफ़ ही नहीं करवाया गया। हमारे यहाँ बाज़ मालकान और मुदीरान अखबारात के अलावा आमल सहाफ़ियों की तंजीमों ने भी गाहे बगाहे 4 ज़ाब्ता हाय अखलाक मुतारफ करवाए और वो शाया शुदा सूरत में तारीख का हिस्सा भी बने। कुछ ज़ाब्ता अखलाक पर मालकान और मदीरान ने मिज़ारे कायद आज़म पर हलफ भी उठाया, अपनी ज़रूरत के तहत ही सही। वो ज़ाब्ता हाय अखलाक तो 2 फौजी हुक्मरानों ज़ियाउल हक परवेज़ मुशर्रफ ने भी मुतारफ करवाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में सहाफ़ती कवानीन का पैकेज सदारती ऑर्डिनेंस की सूरत में दिया था। इनमें एक प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस और दूसरा पेमरा ऑर्डिनेंस था। इन दोनों कवानीन का अहम हिस्सा ज़ाब्ता है अखलाक थे। प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस में तो 17 नुकाती एथिकल कोड प्रैक्टिस यानी आमल साफियों के लिए ज़ाब्ता अखलाक शामिल था। अब जब एक रिटायर्ड जस्टिस राजा शफकत अब्बासी की सरबराही में प्रेस काउंसिल कायम हो गई तो उस ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद का जायजा लेते रहना प्रेस काउंसिल का फर्ज था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज नाज़रीन, आप रोजाना ट्रकों और रक्षों के पीछे पढ़ते होंगे कि अब आ रहा है आजादी सहाफत का तर्जमान, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा है कहने वाला, सिर्फ और सिर्फ रोजनामा तूफान, शैतान और पता नहीं क्या क्या नाम, इसमें सब कुछ दिखाया जाएगा। कहीं रोजनामा बदतमीजियां आ रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में रोजनामे शाया हो रहे हैं और दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं आपको बता रहा हूं कि चंद दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई जिसने बताया कि मेरे चचा जो हैं वो एक अखबार निकालना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता था कि उसके चचा जो हैं उन्होंने तो मैट्रिक भी पास नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो एक चिट्टा अनपढ़ जो है वो एक अखबार नवीस बन गया। मैं ये बात इंतहाई फख्र के साथ कहता हूं कि आज हमारा टीवी चैनल, रॉयल टीवी चैनल, जिसमें ये बात की जा रही है, किसी टीवी चैनल में इतनी जरूरत नहीं है कि वो उन तमाम अगर लोगों पे वो लोग उंगलियां उठाते हैं
تو کبھی صحافیوں کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی، لیکن یہ کریڈٹ رائل ٹی وی چینل کو جاتا ہے، رائل ٹی وی کے چیئرمین کو جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، برائی جس جگہ پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، اس برائی کو نکال کے عوام کے سامنے لانا ہمارا فرض ہے، اور اسی فرض کو ہم نبھا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک کڑوا سچ ہے، لیکن اس کڑوے سچ کو پہلے بھی ہم نے بولا اور ہمیشہ یہ بولتے رہیں گے۔ اصل بات تو صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر آتے ہیں، اخبارات میں نوکریاں کرتے ہیں، ٹی وی چینلز میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اخبارات کا اور ٹی وی چینلز کا۔ سچ کی بات کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور وہ لوگ صرف دیکھتے کیا، میں پھر وہی سوال کروں گا حکمرانوں سے اور اپنے ان سینئر جو بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں کہ کیا ایسے لوگوں کا کلا کما نہیں کیا جا سکتا جو کہ گھر سے اٹھ کے آئے اور یہاں پر اینکر بن گئے اور اس کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دی، ایون کہ وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو ایک خبر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اخبار نے یہ خبر دی کہ ریپڈ بس سروس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بس ڈرائیو کریں گے اور ان کے ساتھ تمام جو امبیسڈرز کونسلر جو ہیں وہ اس بس میں سفر کریں گے۔ کیا یہ خبر دینے کا کیا ان کا نقطہ نظر ٹھیک تھا کہ ان کی اس خبر دینے سے کیا ہم نے میسج کنوے نہیں کیا ان شرپسند عناصر کو جو کسی وقت بھی کوئی شرارت کر سکتے ہیں؟ یہ مانا کہ بہت زیادہ انتظامات ہیں سیکورٹی کے، اس کے باوجود میڈیا کو اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ ٹی وی کے اینکر پرسن اب اتنی اہمیت اختیار کر گئے کہ ان کے لیے اینکروکریسی کی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب شدت سے یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان سب کے لیے کوئی الگ ضابطہ اخلاق وضع کیا جانا چاہیے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے تاکہ کیمرے کے سامنے بدلتے ہوئے ان خواتین و حضرات کی خواہش خبر نہ بننے پائے اور غیر مصدقہ اطلاعات، بے بنیاد پروپیگنڈے اور الزامات نہ بننے پائیں، کسی بھی بے قصور فرد کی عزت، شہرت اور دولت حتیٰ کہ اس کی جان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ تمام فریقین کو اب سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید تاخیر اب مزید نقصان کا پیش خیمہ ہوگی۔ اپنے پروگرام کے اختتام پہ ایک شعر پڑھوں گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو لوگ میڈیا کو بیچتے ہیں، قلم بیچتے ہیں، نظر بیچتے ہیں، ایسے صحافی تو دیوار و در بیچتے ہیں، غریبوں کی بربادیوں کو فسانہ بنا کر یہ اپنی ہر ایک خبر بیچتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔